हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और अब हम लोग बोर्ड पोस्टर में लाइव सेशन में रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, अभी तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम लोग रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए, आपको करना क्या रहता था। आपको ये जो भी वीडियो हम लोग आज के दिन जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, वीडियो जो आप देख रहे हैं लाइव में, इससे पहले आपको चैप्टर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जो रिकॉर्डेड वीडियो पहले से अपलोड है। और उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, साथ में बनाते चलिए और फिर हम लोग यहाँ पर रिवीजन करते चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये बात आपको बता रहे हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। हो सकता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो, ऑस्मोटिक प्रेशर का हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। कम से कम आपको 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से, जिसमें आप मल्टीपल चॉइस भी देख सकते हैं या 1 वर्ड हो सकता है, ये आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। और सिमिलर हो सकता है कोई डेफिनेशन आपसे आ जाए, वो 2 मार्क्स में आ जाएगा। तो 3 + 2 5 and 2 7। तो मिनिमम आपको इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको हमारे साथ रिवाइज करेंगे और एक एक कंसेप्ट को अपने क्लियर करेंगे। कोई अगर डाउट रह जाता है फिर से रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए और वहां अच्छे से पढ़िए। तो आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर चल रहे हैं इसमें और देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है वो हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए बच्चों आपने देखा होगा कि कभी भी कोई चीज कहीं मिक्स करते हैं तो 2 बातें यहां पर आ जाती हैं। यहां पर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब आप समझिएगा, ये बात तो हर कोई बच्चा जानता है, लेकिन बेसिक बात है, सब जान ही रहे हैं। सॉल्यूट क्या है, वो क्वांटिटी है जो मिनिमम अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है, जो एक्सेस अमाउंट में है। बट कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे सिर्फ 2 ही यही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोल जाएंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ये यहां पर कंसेप्ट आ गया कि हम इसे क्या बोल रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। समझिएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट कंपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा हो, सपोज कि यहां 2 सॉल्यूट हो, जो एक्सेस में होगा उसी को सॉल्वेंट बोलेंगे। तो हो सकता है कि सॉल्यूट 2 या 2 से ज्यादा हो। तो अगर 2 सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, तो सॉल्यूशन का नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी सॉल्यूशन। तो उसको हम टर्सरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन का नेम यहां पर चेंज होता जाएगा। अब सपोज कि आपको यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स 3 मिल जाए, तो 3 मिल जाएगा, तो 3 सॉल्यूट के पार्टिकल हो जाए, एक सॉल्वेंट हो जाएगा, तो ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया, ये क्वाटरनरी। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन का नेचर मिल सकता है, लेकिन बच्चे आपको समझना है कि जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अपन लोग बाइनरी सॉल्यूशन पे पूरा फोकस रखेंगे। तो सॉल्यूट क्या हो गया, जो स्मॉल अमाउंट में हो, सॉल्वेंट क्या हो गया, जो लार्ज अमाउंट में है। हम आपको पहले से बता रहे हैं, हम जो भी इस रिवीजन के टॉपिक में लेके चलेंगे उसमें बी कंपोनेंट को सॉल्यूट मानेंगे, बी कंपोनेंट को सॉल्यूट मान के चलेंगे। और जो भी हम ए कंपोनेंट मानेंगे वो ए कंपोनेंट हम सॉल्वेंट को मान के चलेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा आपको ये ध्यान रखना है, सॉल्यूट किसको मान रहे हैं, बी को, और सॉल्वेंट किसको मान रहे हैं, ए को। तो सॉल्यूशन यहां पर, अब सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सॉल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन और दूसरा हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। सारे वीडियो आपने अच्छे से देख रखा है, बस मैं आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, अच्छे से समझ के चलो। होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि मिक्सिंग से पहले इनका फिजिकल स्टेट अलग होता है, लेकिन जैसे ये मिक्स होते हैं, मतलब जैसे आप इनको मिलाते हो तो इनका सिंगल फेज हो जाता है। जैसे आप सपोज कि आपने क्या लिया, शुगर किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, और आपने इसको कहां डाला, वाटर में। तो सपोज कि आपने यहां पर लिया है शुगर, और शुगर को आपने डाला है वाटर में। अब ये सॉलिड फेज में है और ये किस में है, लिक्विड फेज में। तो ये हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड। लेकिन जैसे ये मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ये सोल्यूशन बन गया। कौन सा सोल्यूशन बना भाई, शुगर सोल्यूशन बन गया। जैसे ही आपने ये शुगर सोल्यूशन देखा, अब कोई बच्चा खुद सोच के बताए कि भाई शुगर सोल्यूशन है तो क्या यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ सॉलिड का पार्टिकल्स अब नहीं दिखेगा। मींस इसका जो फिजिकल स्टेट है वो सब फिजिकल स्टेट कैसा दिख रहा है, आपको लिक्विड दिख रहा है। तो भाई ऐसा है कि अगर सॉलिड को आपने लिक्विड में मिलाया, ये डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, और डिसोल्यूशन के बाद ये क्या बन गया, सिर्फ सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिक्विड फेज है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सोल्यूशन। ये क्या होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उस सॉल्यूशन में क्या हो जाए बेटा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद अगर ये दोनों फेज आपको वहां पर
सिंगल फेज में ना दिखे, पार्टिकल्स और दिखता रहे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। सपोज आपने चाक लिया, चाक को आप वाटर में डाल दीजिए, तो जैसे ही चाक को वाटर में डालेंगे, चाक पहले क्या था सॉलिड में, और आपने वाटर में डाला है लिक्विड में है, कोई बात नहीं, जब आप डिजॉल्व करोगे तो जो चाक का सॉल्यूशन है उसमें आपको सॉलिड के पार्टिकल्स पूरी तरह डिजॉल्व होते नहीं दिखेंगे। अगर आप उसमें किसी चीज से उसको डालिए और बाहर निकालिए, तो आप उसको अगर रबिंग करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें समझ में आएंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, एलॉय की बात करते हैं। अगर एलॉय की बात करें तो एलॉय कैसा हो जाएगा भाई, सॉलिड इंटू सॉलिड, मीन्स मेटल मेटल का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, एलॉय होता है। तो एलॉय क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से जरा हम सॉल्यूशन की अगर टाइप की बात करें, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं बच्चे, सॉल्यूशन के टाइप की अगर बात करें तो कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं समझो। तो स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे आपके पास क्या होता है, आप देखते हो सॉलिड है, एक आप देखते हो लिक्विड है, और फिर आप देखते हो क्या है, गैस है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन बनाना है। आप समझिएगा जरा, इधर जो हम लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं सॉल्यूट, और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं सॉल्वेंट, इधर हम लिख रहे हैं सॉल्वेंट। अब समझिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहां पर आपने लिया सॉलिड, और यहां अगर आपने सॉलिड सॉल्वेंट भी ले लिया, तो ये सॉलिड इंटू सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अगर आपने यहां सॉल्वेंट चेंज कर दिया और इसकी जगह यहां पर आपने लिक्विड ले लिया, इसकी जगह आप यहां पर और क्या लिख सकते हैं, गैस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक यहां पर डिजॉल्व हो रहा है, यहां पर डिजॉल्व हो रहा है, और यहां पर डिजॉल्व हो रहा है। तो ऐसे कितने तरीके से बना है, 3 टाइप्स बना। ऐसे ही अगर आपने लिक्विड के साथ की बात करें, तो लिक्विड को अगर आपने सॉलिड में लिया तो एक सोल्यूशन ये हो गया, लिक्विड को आपने किस में लिया, लिक्विड में, एक सोल्यूशन ये हो गया, और फिर से आपने लिक्विड को किस में लिया, गैस में, तो एक सोल्यूशन ये हुआ। तो ऐसे कितने बन गए, इसमें 3 बन गए। ऐसे ही अगर यहां पर बात करें तो गैस को आपने सॉलिड में डिजॉल्व किया, और गैस को फिर आपने लिक्विड में डिजॉल्व किया, और गैस को फिर आपने गैस में डिजॉल्व किया। तो टोटल आपको कितने टाइप के सॉल्यूशन दिखे, 9 टाइप के सॉल्यूशन दिखे। बच्चों आपको यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्पल बहुत जल्दी से याद कर लेने हैं, बुक में देख के फटाफट एग्जाम्पल लर्न करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा बच्चे कि जो इमल्सन है वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, क्योंकि इमल्सन जो है इस बार सिलेबस में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इमल्सन का वहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 तरीके से इमल्सन होता है, एक OW टाइप और एक WO टाइप। इमल्सन 2 तरीके से होता है। इमल्सन का मतलब लिक्विड इंटू लिक्विड सोल्यूशन। अगर लिक्विड इंटू लिक्विड सोल्यूशन की बात करें बच्चे, तो यहां पर देखो ऑयल इंटू वाटर। ऑयल का मतलब हम फैट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो यहां वाटर ज्यादा है और फैट कम है। अगर ऐसे केसेस की बात करें तो इसका अच्छा एग्जाम्पल बताओ, क्या मिल्क नहीं हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, मिल्क हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। तो ऑयल इंटू वाटर मीन्स सॉल्वेंट आपका बहुत ज्यादा है और इसमें फैट क्या है, कम है। ठीक है, तो मिल्क इसका हो गया एग्जाम्पल। अगर आपसे बात करें क्रीम की, तो क्रीम में क्या होता है, यहां पर देखिए वाटर कंटेंट कम होता है और फैटी कंपोनेंट ज्यादा होता है। तो यहां क्रीम जो एग्जांपल हो गया वो किस टाइप का हो गया, WO टाइप का इमल्सन हो गया। तो इमल्सन बच्चे कितने एग्जांपल हो गए, 2 तरीके से समझेंगे। OW टाइप हमने जो पहले लिखा है वो सॉल्यूट है, जो बाद में लिखा है वो सॉल्वेंट है। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी भी ऐसा भी होता है कि सॉल्यूट डैश सॉल्वेंट, इस तरह भी लिखा होता है। दोनों बातें समझिए, लेकिन जो पहले लिखा होता है वही सॉल्यूट है। तो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ऑयल इंटू वाटर मीन्स फैट कम है और वाटर क्या है, ज्यादा है। तो मिल्क हो गया इसका एग्जांपल। देखिए तभी मिल्क से हम लोग क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं, ये मक्खन वक्खन निकलता है ना, तो वहीं से निकल रहा है। ठीक है, WO टाइप क्रीम देख रहे हो, तो क्रीम में क्या हो रहा है केस कि वहां पर वाटर कम हो गया और फैट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आपको इमल्सन पे जरा फोकस रखना है, और इन सब के एग्जाम्पल आपको बहुत जरूरी है लर्न करना। तो ये 9 टाइप के सोल्यूशन हो गए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बच्चे। अब रिवीजन में थोड़ा सा साथ में तो चलना ही पड़ेगा, थोड़ा फास्ट तो चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज कहाँ चीजें कंप्लीट हो पाएंगी, क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो लगातार देख ही रहे हैं, तो कोई ऐसी टेंशन की बात है नहीं। अब देखो जरा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बहुत अच्छी बात हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करें, एक आपसे बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। जैसे ये क्वेश्चन आए स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, जरा समझो। जैसे ही स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की बात हो तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि यहां पर हमें क्या करना है। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में, इन ग्राम पर लीटर आपको बताना है स्ट्रेंथ। देखिए देखिए देखिए, आपको यहां पर लेना है सॉल्यूट का मास। क्या लेना है, सॉल्यूट का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मास ऑफ सॉल्यूट जो है
ये कहां पर डिजॉल्व रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, वॉल्यूम। मींस आप ये देख रहे हैं कि कितना मास, देखिए मोल नहीं है, यहां क्या है, मास है, अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे आप क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। सपोज कि आपसे कहा गया कि कहीं पर 2 ग्राम है और ये 2 ग्राम डिसॉल्व है किसमें, 500 ml में। ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 500 ml सॉल्यूशन में। आपसे कहा गया कि इसका स्ट्रेंथ बताओ। बच्चे कितना आसान हो गया, हम तो कह रहे हैं इसको थ्योरेटिकली हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 ग्राम डिसॉल्व है 500 ml सॉल्यूशन में, तो आपको स्ट्रेंथ इन ग्राम बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो चाहिए उसको उधर साइड ले जाओ। मतलब 500 ml में कितना डिसॉल्व है, 2 ग्राम, तो 1 ml में कितना बात कर लें, तो ये हो जाएगा 2/500। तो आपसे कितने के लिए पूछा जाएगा, पर लीटर सोल्यूशन की बात हो रही है। पर लीटर सोल्यूशन का मतलब 500 नहीं, अब वहां पे कितना हो गया, 1000 ml की बात करेंगे, क्योंकि लीटर, तो 1 लीटर में 1000 ml, तो ये क्या हो गया 2/500 और इंटू क्या कर देंगे 1000, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया 4 ग्राम पर लीटर। ये क्या आ गया, स्ट्रेंथ। आ रही बात समझ में। तो जब भी आपसे स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो जाएगा। चलो ये है कंसंट्रेशन का एक टर्म आपके पास, ये आ गया कंसंट्रेशन टर्म में। और हम लोग बातें करेंगे, तो और कंसंट्रेशन टर्म में अगर आ जाएं तो देखिए हमारे पास आ गया मोलैरिटी। बहुत अच्छी है ये मोलैरिटी, मतलब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर जगह मिल ही रहा है। तो मोलैरिटी को जरा देखें, मोलैरिटी को और किन किन चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरा देखिए। सॉरी, तो मोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करने का तरीका, कहीं पर बच्चों अगर लिखा होता है इस तरीके से बड़े वाले ब्रैकेट में, तब भी ये मोलैरिटी ही है। ठीक है, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी मोलैरिटी है। क्या होता है ये मोलैरिटी, तो आपने फार्मूला देखा होगा, और फार्मूले में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही आपने देखा है भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है, देखो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार मैंने बस फार्मूला लिखा, बाकी पूरी बात आपको समझा रहे हैं। यहां पर इन लीटर, तो वॉल्यूम किस में लिया है, लीटर में लिया है। जरा ध्यान से समझो, आप निकाल रहे हो मोलैरिटी, और मोलैरिटी में क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और कहां डिसॉल्व है भैया, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। तो यहां आप क्या करेंगे, मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल M से, मोल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा B से। ये B जो आपने लिया है वो किस में है, लीटर में है। बोलो बोलो, किस में आ गया, लीटर में। अच्छा, आपको अगर वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, लीटर में ना दिया हो और ये ml में दिया हो, तो इसका दूसरा फार्मूला लगा सकते हो, N/B इन ml। क्या जरूरत है चेंज करने, डायरेक्ट फार्मूले में ही चेंज करके रख दिया, तो N/B इंटू 1000। तो इस तरीके से अगर ml में वॉल्यूम दिया है तो मोलैरिटी निकल सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सर जी ऐसा है कि ये सब तो निकाल लेंगे, अब पहले ये मोल क्या है, मोल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पर मोल के लिए आपको थोड़ा सा जानना है कि भाई हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ n की बात हो रही है, n कैलकुलेट करने का भी तरीका है। n कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूट का मास दिया जाता है। जैसे आपसे कह दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 4 ग्राम, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो बता दिया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम प्रेजेंट है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। जब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो तो ऐसे केस में आप मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे वहां पे, मोल, और उस मोल वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये तो हो गया फर्स्ट, दूसरा तरीका क्या है कि कोई पार्टिकल का नंबर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इतने पार्टिकल नंबर इतने वॉल्यूम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर पार्टिकल नंबर गिवन जो होगा डिवाइड कर देंगे किससे बच्चा, अवोगाद्रो नंबर से। देखो जरा, तो ये मोल निकालने का दूसरा फार्मूला आ गया। यहां पर ये n क्या है, गिवन पार्टिकल नंबर डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है
6.022 10 पावर 23, ये हो गया Na की वैल्यू। तो Na क्या हो गया, अवोगाद्रो नंबर। जब पार्टिकल नंबर गिवन होगा तो 6.022 10 पावर 23 से उस पार्टिकल नंबर को डिवाइड कर देंगे, वहां से मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ मोल। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि थर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर आपको देखना होगा वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी। एसटीपी पर दिया होगा वॉल्यूम। ऐसे केस में आप क्या करना, इसको डिवाइड कर देना। अगर लीटर में दिया है तो 22.4 लीटर से। ये 22.4 लीटर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। तो किससे डिवाइड करोगे, 22.4 लीटर से। और बच्चे ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए यूज होगा। किसके लिए, ओनली फॉर गैस, और किसी के लिए नहीं यूज करेंगे। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। तो दिस फार्मूला ओनली फॉर द गैस। और कब, जब वॉल्यूम दिया होगा एसटीपी पर। तो एसटीपी पर अगर लीटर में दिया गया है बच्चे, तो वहां पर वो वॉल्यूम पुट करो और 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से तुम्हें नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया होगा, मोल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और तुरंत मोलैरिटी हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो कितने फार्मूले हमने बताया मोल कैलकुलेट करने के, 3। जब सल्यूट का मास गिवन होगा तो गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और अगर पार्टिकल नंबर गिवन होगा तो पार्टिकल नंबर डिवाइड बाय 6.022 10 पावर 23। और फिर ये थर्ड नंबर आ गया वॉल्यूम गिवन होने के बाद। अगर ये ml में दिया होगा तो यहाँ डिवाइड कर देना 22400 से। ठीक है, तो अगर ये B ml में है तो यहीं पर लिख देता हूँ, B ml में अगर दिया जाए तो बस ये वैल्यू जो नीचे है ये बच्चे आ जाएगा 22400 ml। इससे डिवाइड करोगे जब ml में दिया है। तो ये इस तरीके से ये मोल के फार्मूले। अब आपने मोलैरिटी निकाल लिया, तो मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, लेकिन यहाँ मोल पर लीटर हो गया। अभी इससे पहले स्ट्रेंथ के फॉर्म में पढ़ रहे थे। स्ट्रेंथ क्या था, मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और यहां हम क्या देख रहे हैं, मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। तो यहां पर यूनिट आपको समझना है भाई, ये हो गया मोल पर लीटर। आगे तो ये आ जाएगा यूनिट मोल पर लीटर। समझ गए, चलो। इस तरीके से इसे मोलैरिटी से जितने भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। और दूसरा हो सकता है कि एक आपको इक्वेशन बेस्ड अगर दिया जाए तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, तब वहां फार्मूला आप यूज करते हो m1b1 इक्वल टू m2b2। एक ये फार्मूला यूज हो सकता है जब आपको मोलैरिटी दी जाए और दूसरी मोलैरिटी दी जाए, कहीं वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, या आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया जाए, एक मोलैरिटी दी जाए और दूसरी मोलैरिटी आपको फाइंड करनी हो, तो आप इस फार्मूले का, इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। तो मोलैरिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने यहाँ डिस्कस करा, और क्वेश्चन के ये जितने बेस हैं सब हमने कर लिया। कंसेप्ट आप बस पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, मजा आ जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका तो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, निकालें कैसे। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको देखना है जरा। नॉर्मेलिटी में हम लोग जैसे अभी देख रहे थे मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी में हम लोग बोलते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। यहां क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी को पहले देखें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। यहां हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो बच्चों, मजा आ जाएगा आपको आज, पक्की बात बता रहे हैं, बस पढ़ते चलो। पूरा चैप्टर आपको मैं रिवाइज करा के रहूंगा आज। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिर से हम कह रहे हैं किस में होगा, लीटर में। हमने लीटर में ले लिया। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा। तो जब डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो भाई आप इस क्वेश्चन में पीछे से चलोगे। पीछे से कैसे चलोगे कि यहां पर पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ये फाइंड करने का तरीका क्या आ जाएगा, देखो जरा। यहां पर आपको करना होगा मास ऑफ सल्यूट
मास ऑफ सल्यूट, और मास ऑफ सल्यूट को डिवाइड कर देंगे बच्चे इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये दो। तो आपने यहां से क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे निकाल रहे हैं, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। इस तरीके से आपका निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये यहां प्लेस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां गिवन होगा क्वेश्चन में, लेकिन जरा समझो अभी आपको क्या चीज यहां पर और फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूट चलो क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको इक्विवेलेंट मास नहीं पता होगा कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे करें। तो इक्विवेलेंट मास फिर आपको निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास आना चाहिए, वही कैलकुलेट करना। तो इक्विवेलेंट मास में हम लोग क्या करते हैं, जो सल्यूट होगा उसका कुछ भाई कंपाउंड का फार्मूला होगा, तो उसका हम लोग क्या रखेंगे, मोलर मास, और उस मोलर मास को डिवाइड करेंगे बच्चे वैलेंसी फैक्टर से। किससे, वैलेंसी फैक्टर से। जरा समझ के चलो किससे डिवाइड करेंगे, वैलेंसी फैक्टर से। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मोलर मास भी कंपाउंड मान लीजिए आपको दिया गया होता है NaOH, तो NaOH का मोलर मास रख देते। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फिर से यहाँ पर हमारे पास फिर से नया आया कि सर वैलेंसी फैक्टर की बात कर लें। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे वैलेंसी फैक्टर को हम लोग यहाँ N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज हो सकता है, ये अगर एसिड की बात करो तो एसिड में क्या होता है कि एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन की बात करें, जैसे सपोज HCl लिया, तो HCl के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल कितना है, तो यहाँ पर n = 1 मिल जाएगा। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना रख देंगे, 1। तो इसका मोलर मास, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। इससे क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास। तो कह रहे हैं ये तो 1 ही था, रखने की क्या जरूरत। चलो यहाँ तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हमने यहाँ एसिड ले लिया H2SO4, अब जब H2SO4 ले लिया सोल्यूशन, तो यहाँ ये एसिड, तो इस तरीके से अब n की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि अब यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये यहाँ पर केस आपको समझना हो जाता है। ये यहाँ पर एसिड का कंसेप्ट बताया। अगर यहीं पर बेस दिया होता, थोड़ा सा इधर स्पेस है यहीं लिख लेते हैं, अगर ये बेस होता और सपोज बेस आपके पास दिया जाता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ यहाँ रिप्लेसेबल OH माइनस कितने हैं, 2, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ऐसे AlOH होल थ्राइस दिया जाता तो रिप्लेसेबल OH कितने हैं, 3, तो वहाँ n की वैल्यू 3 हो जाती। मीन्स एसिड के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, और बेस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। क्लियर। लेकिन यहां पर ये बेस हो गया, एसिड हो गया। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, साल्ट। साल्ट की अगर बात करें कि सर साल्ट में कैसे होगा, तो साल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां इस वाले चैप्टर में साल्ट का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर यहां आप देखें MgCl2, तो अगर इसको आयनाइज करोगे तो ये किस में हो जाएगा, Mg+2 में और Cl- में। लेकिन कितने Cl- मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो यहां 2 आयन मिला, क्या, Mg+2 और Cl-। जब भी साल्ट की वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करनी हो तो ध्यान रखना, यहां क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या टोटल नंबर ऑफ निगेटिव आयन। कुछ बच्चे दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना है। या तो आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो या आप निगेटिव चार्ज कंसीडर कर लो। बच्चे आप समझो, जब आप निगेटिव चार्ज कंसीडर करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 × -1 चार्ज, तो फिर वैल्यू आई 2। अगर पॉजिटिव देखते हो तो +2 ही लिखा है, क्योंकि वहां पर आपका एक ही मोल या आयन मिल रहा है। यहां आपका क्लोराइड 2 मोल आयन मिला, तो इसलिए चार्ज क्या हो गया, 2 यूनिट निगेटिव, और 2 यूनिट पॉजिटिव भी है। तो चाहे आप पॉजिटिव वाला ले लीजिए और चाहे निगेटिव वाला ले लीजिए। तो इस तरीके से यहां वैलेंसी फैक्टर MgCl2 के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई। कह रहे हैं सब समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अगर सब समझ में आ गया तो साल्ट का दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हमने ले लिया, और इसका हमारे पास आ गया नाम Al2SO4 का होल थ्राइस सॉरी। तो अगर Al2SO4 के होल थ्राइस में देखें तो इसको आयनाइज करें, तो बच्चे आयनाइज तो अच्छा कर लेते हैं, Al+3 और SO4-2, बस इतना आयनाइज कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी साल्ट आयनाइज होगा तो जितना यूनिट चार्ज एनायन पर होगा, जितना आयन एनायन पर जितना यूनिट चार्ज होगा उतना ही यूनिट चार्ज केटायन पर होगा, सेम नंबर चार्ज होगा। तो यहाँ +3 दिख रहा है, यहाँ -2 दिख रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ से देखें कि कितने सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन आपको कितना दिख रहा है, 3, और एल्यूमिनियम कितना है, 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2 × +3 6 हो गया।
3 इंटू -2 6 हो गया। मतलब इस केस में n की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। क्लियर। तो इस तरीके से हम साल्ट में देख सकते हैं। अब फोर्थ केस बचा वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए, रिडॉक्स वाला केस, तो वो यहाँ आपको आएगा नहीं। रिडॉक्स वाला केस वो क्लास 11 के रिडॉक्स चैप्टर में होता है। तो आपको इन 3 कंसेप्ट की जरूरत पड़ सकती है, बेस की, एसिड की और साल्ट की। समझ गए। अगर यहाँ NaCl दिया होता तो अब हमें लगता नहीं कि कुछ कहने की जरूरत है। NaCl दिया होता तो Na+ और Cl-। तो अगर ये Na+Cl- है तो ये सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो क्या करोगे भाई, वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया, वही n की वैल्यू रखना है। तो पूरा क्लियर हो गया। अब देखो जरा एक एक बात को फिर से देखते हैं अच्छे से। आप समझिए, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो सीधे डायरेक्ट फार्मूले से नहीं निकलेगा। आपको पहले ये बेसिक पॉइंट आना चाहिए, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी। ये तो मेन फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया होगा, तब उस केस में क्या करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है। कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास नहीं दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कंपाउंड देख के बता दोगे, लेकिन क्या वैलेंसी फैक्टर वहां गिवन है, नहीं दिया है, तो वो कैसे पहचानोगे कि अगर वो एसिड है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, जैसे HCl था तो कितना रिप्लेसेबल था 1, H2SO4 हाइड्रोजन कितना रिप्लेसेबल है 2। ऐसे बेस की बात करें तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, तो यहाँ कितना आ गया 2। अगर ऐसे साल्ट की बात करोगे तो साल्ट के लिए हमने बताया टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, जैसे MgCl2 देखा तो चार्ज कितना आया +2, और यहां पर अगर एनायन वाले को देखा तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया। तो चाहे आप पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लो या नेगेटिव वाले को कर लोगे, आ जाएगा पक्का। क्वेश्चन इस तरह से नॉर्मलिटी वाले करने हैं। और फिर वही कंसेप्ट आ गया कि अगर आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो N1B1 इक्वल टू N2B2, तो ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन मिल सकते हैं उस पर बेस्ड फार्मूले हो गए। खूब प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोलैलिटी। आपने अभी देखा नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी के बाद आपने देखा था मोलैरिटी देखा था, मोलैरिटी के बाद नॉर्मेलिटी देखा था, अब आया मोलैलिटी। जरा देखो, मोलैलिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल m से, किससे, स्मॉल m से। ये मोलैलिटी स्मॉल m है और मोलैरिटी कैपिटल M था। और एक बात बताएं, जो भी आप कंसंट्रेशन की यूनिट पढ़ रहे हो, अगर वहां पे वॉल्यूम कंसीडर होगा तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम कंसीडर नहीं हो रहा है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ हम मोलैलिटी की बात करते हैं, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, देखें जरा। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, यहां पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो देखो, करे सर वहां भी यही देख रहे थे, बिल्कुल वहां भी यही देख रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में दिया होगा, इन किलोग्राम। क्या इससे पहले हम लोगों ने डिवाइड किया था मास ऑफ सॉल्वेंट से, नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां पर मोलैरिटी वाले में हम लोगों ने क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहां क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अगर अब हम शॉर्टकट में लिखें तो शॉर्टकट में क्या आ जाएगा, m इक्वल टू, ये स्मॉल m की बात चल रही है हमेशा, तो ये हो जाएगा n और n अपॉन W। मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से। ये W किस में गिवन है, किलोग्राम में। अब जरा सा चेंज करते हैं फार्मूले में। फार्मूले में क्या चेंज हुआ कि अगर ये ग्राम में दिया जाए तो ग्राम में अगर हम बात करेंगे तो अगर मान लीजिए वहां आपको नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्राम में कर रहे हैं, तो अभी हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया, अगर ना भूले हो तो यहां पर हमने अभी बताया था n इक्वल टू W अपॉन मॉलिकुलर वेट, या हम कहते हैं कि वही मोलर मास। तो यहां से अगर उस चीज को हम यहां रिप्लेस करें तो n यहां पर क्या हो जाएगा, n जो निकलेगा, ये n कैसे निकालेंगे यहां से, तो n हो जाएगा WB, फिर से हमने शुरू कर दिया WB। क्यों WB लिख रहे हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूट गिवन जो आया, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और डिवाइड करेंगे उसी के मोलर मास से, तो मोलर मास क्या हो गया MB। मोलर मास क्या लिख दिया, MB। इस n वैल्यू को यहाँ लिख दो अब, तो यहाँ अगर आप लिखते हैं तो ये आ गया WB अपॉन
MB, और ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के लिए हम यूज कर ले रहे हैं WA। सपोज कि अगर आपने ये सब ग्राम में यूज किया है तो ये अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ये ग्राम में हो जाएगा, और अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से। समझो 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 क्या कह रहे हैं कि अगर ये ग्राम में दिया है तो हम लोग यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मोलैलिटी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने मोल कैसे निकाला, ये फार्मूला गिवन वेट जो क्वेश्चन में दिया गया डिवाइड बाई उसका मोलर मास, तो ऐसे क्या करेंगे WB/MB, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हमने इस फार्मूले से n को रिप्लेस किया। जब रिप्लेस किया तो हमने इसको सल्यूट के लिए पहले ही बोला है कि सल्यूट का कंपोनेंट B मान के चलेंगे, सॉल्वेंट का कंपोनेंट A मान के चलेंगे, पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ पर क्या लिख दिया WB/MB, और 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ग्राम में चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला यहाँ से, ये हो गया मोलैलिटी का एक फार्मूला हो गया। क्या इस फार्मूले में बच्चे कहीं भी वॉल्यूम टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो यूनिट है, ये जो आपकी क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसा है ये? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और यहाँ उसी के साथ में आ जाता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है। आप याद रखिएगा कि अगर वॉल्यूम टर्म आ रहा होता तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती। तो ये वाली जो हो गई ये कैसी होगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट आप इसी फार्मूले से देखो जरा, यहाँ क्या लिखा है मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट किससे डिवाइड किया है? मास ऑफ सॉल्वेंट से। इसका मतलब अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट यहाँ पर क्या निकल के आएगी? यूनिट आपको मिल जाएगी मोल किलोग्राम इनवर्स। क्या मिल जाएगा? मोल किलोग्राम इनवर्स। क्यों? क्योंकि नीचे आपने सॉल्वेंट क्या लिया है? मास लिया है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ये फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यही फार्मूला यूज हुआ है। क्योंकि वहां पर आप मोलैलिटी ही देखते हो, तो मोलैलिटी का फार्मूला फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार ध्यान से समझ लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास लिया है, सॉल्यूशन का नहीं लिया है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको सॉल्वेंट का मास क्वेश्चन से कैलकुलेट करना पड़े, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, यही सबसे अच्छी बात है। तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की बात करते हैं तो यहां पर आप याद रखिए परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट, कोई चीज देखते हैं कि वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, और परसेंट जब निकालते हैं तो 100 का केस मान के चलते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना होता परसेंटेज वेट बाई वेट सल्यूट का, अगर आपको निकालना होता तो सल्यूट का कैसे निकालते? मास ऑफ सल्यूट लेते। ये सब मतलब ऐसे बस आना चाहिए, लेकिन मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे बच्चे? यहां से आप क्या निकालेंगे? और हाँ, परसेंटेज है इसलिए किस में लेंगे? 100 में। ठीक है, तो क्या आएगा? मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये केस आ जाएगा आपका मास परसेंटेज का निकालने का। तो इस तरीके से आपको हो सकता है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिले। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिले तो वहां पर सल्यूट देखेंगे कि कितने लीटर कितने ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है, तो वहां पर 100 ml सोल्यूशन देखते हैं कि पर 100 ml सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सल्यूट वहां पर डिजॉल्व है। तो वहां पर हम लोग मास ऑफ सल्यूट का देखते हैं कि यहां अगर ये दिया होता है तो मास ऑफ सल्यूट, इस केस में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाले में मास ऑफ सल्यूट, और यहां क्या लिख देते? सल्यूशन। तो सल्यूशन का जो वॉल्यूम आ जाता वो ml में, और डिवाइड किससे, यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करते? 100 से। तो ये निकलता परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर हमारे पास मास परसेंटेज बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए। वॉल्यूम परसेंटेज बता ही दिया, तो आगे वाले पे चलते हैं।
मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन में आपको देखना है कि यहाँ पे फ्रैक्शन मोल से रिलेट करना हो। देखो जरा क्या करेंगे, फिर से इसके लिए भी बताएंगे बच्चा कि मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा, इसलिए ये भी कैसी होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर कहीं वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो वो आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट दिखेगी, और अगर वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा तो वो कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे निकालते हैं देखो जरा। यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने लिख दिया भाई, सपोज कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सल्यूट का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे बच्चे? यहां पर आपको रखना होगा मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, जब सल्यूट का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई, यहां क्या करेंगे भाई, टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो यहां पर मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी, मतलब आपने टोटल मोल ले लिया। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकला। और ऐसे ही अगर हम देखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के केस में कैसे निकालोगे, तो फिर वहां पे सॉल्वेंट को ऊपर ले लेंगे, मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड कर दें, अब हम सीधे लिख देते हैं टोटल मोल। तो ये डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कितने हैं, ठीक है। तो अब हम कहीं पर भी निकालने जाएं तो सिंपल से एक बात याद रखिए कि अगर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे ऐसा कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, Na है, Nb है और Nc है, 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, A के मोल हैं, B के मोल हैं और C के मोल हैं, और यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें ऐसे क्या टेंशन लेना है, कोई बात नहीं। देखो जरा, इसमें अगर निकालना होता तो जैसे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो XA इक्वल टू Na अपॉन टोटल। टोटल क्या हो गया, Na का भी, Nb का भी और Nc का भी। जब 3 का केस है, मतलब ये टर्सरी सॉल्यूशन की बात हो गई, ठीक है। लेकिन टर्सरी क्यों, क्वाटरनरी हो गया, ठीक है। हाँ, सॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है, टर्सरी। और ऐसे ही अगर हम XB ले ले तो XB क्या हो जाएगा, फिर NB ले लो, NB के साथ क्या ले लोगे, Na प्लस NB प्लस NC, बोलो बोलो, हो गया ना। और भी हो सकता है, ठीक। ऐसे अगर तुमने थर्ड कंपोनेंट का निकाला NC, तो यहां पर आ जाएगा NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। क्या निकाल रहे हैं इससे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो x से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मोल निकालने के तरीके पहले ही सिखा रखे हैं, सारी चीजें एक एक करके बताते जा रहे हैं आपको। तो मोल पहले से कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, अब यह है मोल फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि आप बस सिंपल से याद कर लो, जिसका निकाल रहे हो उसका मोल डिवाइड बाई सबका मोल। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ अगर आप ऐसे याद करने के लिए समझो तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, किसी का भी निकालते हैं तो आप सिंपली उसके मोल डिवाइड बाई सबके मोल कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा मतलब स्टाइल वाला हो गया, कह रहे हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके मोल अपॉन सबके मोल, किसी का भी x निकालना हो तो ये जुगाड़ हो गया क्या, उसके मोल अपॉन सबके मोल। बस ये इतना इजी वे में याद रहता है, उसके मोल अपॉन सबके मोल। जिसका भी निकाला, इसका निकाला तो उसका ऊपर रख दिया, सबसे डिवाइड कर दिया, B का निकाला उसका ऊपर रख दिया, बाकी सबसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, याद रखेंगे। दूसरी बात, जो भी कंपोनेंट दिया होगा, जैसे सपोज कि 2 ही है अगर उसमें, तो XA प्लस XB अगर 2 ही कंपोनेंट था तो 2 ही का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ऐसे केस में जो XA और XB की वैल्यू है वो 1 होगी, क्या होगी, 1। तो मोल फ्रैक्शन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो कहीं XA को रिप्लेस करना हो तो क्या कर सकते हो, 1 माइनस XB कर सकते हो। XB को कहीं रिप्लेस करना है तो 1 माइनस XA कर सकते हो। क्लियर है ना, अच्छे से माइंड को जरा शार्प कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। चलो आते हैं। अब आ गया हमारे पास वेपर प्रेशर। जरा देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, वेपर प्रेशर कैसे, यहां पर आपको कोई सॉल्यूशन आपने लिया,
और ये हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि जैसे आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हो, यहाँ पर आपने क्या किया कि कोई आपने लिया है सॉल्वेंट, राइट। तो ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का क्या होता है, वेपर प्रेशर या वेपर्स कुछ बनेंगे। जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे, कोई वेपर बनना स्टार्ट होगा, तो इसमें कुछ तो वेपर आएगा। उस वेपर की वजह से क्या होता है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस वेपर की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। भाई गैसियस फेज में आ गया ना, तो गैसियस फेज में आ गया तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, और वो जो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। अगर ये सिर्फ सॉल्वेंट है, क्या ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई और कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है, यहाँ कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट। क्या बोलते हैं, पी नॉट। तो यहाँ पर आ गया ये वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या हो गया, पी नॉट हो गया। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट आप मिक्स करने चल रहे हो, जैसे ही कोई कंपोनेंट आप यहाँ मिक्स करोगे तो वो यहाँ पर अब आने लग जाएगा। तो इसको अलग बना लेते हैं, लो। जैसे आपने कुछ इसमें मिलाया, अब ये रेड वाले क्या थे, सब सॉल्वेंट था, तो हमने सब वैसे बना दिया, ठीक है ना अच्छे बच्चे, समझ के चलो, मजा आ रहा ना, ठीक है। तो ये तो हमारा प्योर सॉल्वेंट का पार्टिकल था, और यहाँ जैसे ही आपने बच्चे कुछ मिलाया, और क्या मिलाया, सल्यूट ही तो मिलाओगे। जैसे ही सल्यूट मिलाओगे बालक, तो सल्यूट के पार्टिकल अंदर आ जाएंगे, और ये सल्यूट के पार्टिकल आते ही तुरंत यहाँ सरफेस एरिया क्या करने लग जाएंगे, डिक्रीज। ओहो, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, अब इस केस में क्या होने लग जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के देखें, बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और ज्यादा लिक्विड को हीट करना पड़ेगा। तो पहले के कंपेयर में उसी गिवन टेम्परेचर पे, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात ना करें, उसी गिवन टेम्परेचर पे बात करें, तो जैसे ही इसमें सल्यूट आएगा, तो आप इतना याद रखिए कि अब ये बना सल्यूशन, और बच्चे ऐसे केस में जो सल्यूशन होगा, सल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। मतलब प्योर सॉल्वेंट के केस में जो भी वेपर प्रेशर था, उतना वेपर प्रेशर अब आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ, सल्यूट के आने से यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम होने से ये वेपर प्रेशर थोड़ा सा फॉल कर गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, किसके कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। इसका मतलब हम तुमसे कहें कि जब आपने सल्यूट मिलाया, तो सल्यूट मिलाया तब उस समय वेपर प्रेशर कितना आया, कुछ तो आएगा ही, और पहले कितना आया था, वो प्योर सॉल्वेंट का था। मतलब अगर हम देखें कि यहाँ पर पी नॉट है ज्यादा और पी एस है कम, इसका मतलब अगर पी नॉट माइनस पी एस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेल्टा पी। क्या मिलेगा, डेल्टा पी। तो इतना ये जो डेल्टा पी आया, ये डेल्टा पी क्या आया, ये प्रेशर में कमी आई। मतलब हम कह सकते हैं लोअरिंग इन, क्या आया ये, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ गई। तो कितना वेपर प्रेशर में कमी आया, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू डेल्टा पी, इसे हम कह रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, क्लियर। तो ये बात आ गई यहाँ पर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सल्यूट के आने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और डेल्टा पी से हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया। तो ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब देखेंगे तो वहां एक फार्मूला आपको याद करना होगा, हम यही बोलते हैं पी नॉट माइनस पी एस, ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, डिवाइड बाई पी नॉट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो जरा, ये वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, इसके रिलेटिव में कितना डिक्रीज हुआ सल्यूट के आने से। तो हम लोग रिलेट करते हैं जब किससे, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में, तो हम इसे बोलने लग जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
कि प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में कितना वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो ये हो जाता है बच्चे, सल्यूट के लिए हमने बोला था XB, और ये हो जाता है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और मोल फ्रैक्शन अभी निकालना सीखा था, उसके मोल अपॉन सबके मोल, तो यहाँ क्या हो गया XB। अभी आपने यहाँ ये भी देखा था कि P0 माइनस PS को अपन लोग क्या बोलते थे? डेल्टा P, तो डेल्टा P अपॉन P0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो हमने फार्मूला अब लिखा, ये सब फार्मूले क्या हैं भाई? ये जो आया ये आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? क्लियर? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां से आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0 रिलेटिव हो गया, किसके इक्वल है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राउल्ट लॉ देखो जरा क्या होता है। राउल्ट लॉ बेसिकली क्या होता है, ये दो चीजों के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे। एक तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिया जाए एप्लीकेबल किसके लिए है, तो ये एप्लीकेबल है टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए, ऐसा हो जाएगा, टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए हो जाए। पहली बात एप्लीकेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? नॉन वोलाटाइल सल्यूट हो। सल्यूट कैसा हो जाए? नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो अगर सल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो कोई बात नहीं, एक लिक्विड जो है वो आपका कैसा है? वोलाटाइल है, और सल्यूट कैसा हो गया? नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये दो केस यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। किसी के लिए भी हम यहाँ से ये देख सकते हैं। तो टू वोलाटाइल लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये केस आ रहा है। जरा देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर हम लोग वेपर प्रेशर की वजह से देखते हैं कि कैसे यहां पर प्रेशर डेवलप होता है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने यहां पर यही बात करी थी कि अभी जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग क्या देखा था कि प्योर सॉल्वेंट का कुछ प्रेशर होता है, और जैसे सल्यूट आप मिलाते हो, सल्यूट मिलाने से इस सॉल्वेंट में जो कमी आई वो किसकी आई है? प्रेशर की, ठीक है। तो ये तो बन गया अब क्या? सल्यूशन बन गया। तो इस सल्यूशन में दो कंपोनेंट आया, क्या? सल्यूट और सॉल्वेंट। क्या चीजें आ गई? सल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ राउल्ट लॉ में ये देखना है कि पर्टिकुलर इस सॉल्यूशन में ये टोटल प्रेशर कितना डेवलप हुआ, कितना सल्यूट की वजह से और कितना सॉल्वेंट की वजह से। तो अगर दोनों लिक्विड वोलाटाइल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से आएगा और कुछ प्रेशर सल्यूट की वजह से आएगा। बच्चों समझो समझो क्या बोल रहा हूं। टू वोलाटाइल लिक्विड हैं, इसका मतलब कि सल्यूट भी वेपराइज हो रहा होगा और सॉल्वेंट भी वेपराइज कर रहा होगा। जैसे उसको बॉयल करने के लिए जाओगे, वही हीट करोगे तो उसके वेपर्स बनेंगे। तो सल्यूट भी वोलाटाइल और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल। इसका मतलब इस समय जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन का प्रेशर किसकी वजह से आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट क्या हो गया? सल्यूट हो गया, और ए कंपोनेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? तो अब यहां से हम पार्शियल प्रेशर निकालने का फार्मूला अगर याद करें कि पार्शियल प्रेशर सर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका फार्मूला आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो ये तो हम बात करेंगे अभी, ठीक। इसको आप याद रखिए, इस पार्शियल प्रेशर वाले फार्मूले को। एक यहां पर ये है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। अब जरा देखें ये पी ए है, तो पी ए की वजह से मतलब हम यहां देखेंगे कि ये एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है भाई? हमने माना है कि ये सॉल्वेंट है। कंपोनेंट ए को हमने क्या माना? सॉल्वेंट, और बी कंपोनेंट को क्या माना? सल्यूट। जरा समझो समझो समझो। अब अगर आप समझें
कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सल्यूट ही होता या हम कहें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही होता तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर डेवलप हुआ होता, तो हम कहते हैं उसका अपना जो प्रेशर था वो मतलब पी नॉट, तो देखो जरा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो हम तो इसी का पार्शियल प्रेशर अभी इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, तो इसका जो प्योर स्टेट में प्रेशर था वही उसका टोटल प्रेशर है, ठीक है, इनटू XA प्लस जब सॉल्वेंट सल्यूट अकेला रहा होगा तो उसका जो भी प्रेशर होगा तो P नॉट A हो गया और यहाँ ये क्या हो गया P नॉट B हो गया और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया XB। इस तरीके से आपको क्या मिला टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर। तो ये कैसे निकला राउल्ट लॉ के इक्वेशन से, ठीक है। क्या किया हमने प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये आपको बताया जाएगा कि वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट रखेंगे, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करेंगे उसके मोल अपॉन सबके मोल, और मोल कैलकुलेट करना सब सीखते आए हैं। एक एक फार्मूले को लिखो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, मजा आने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर हमने लिखा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। अगर यहां से इस वैल्यू को भी रिप्लेस करना होता तो यहां हम सोल्यूशन के लिए भी रिप्लेस कर सकते हैं, और यहां अगर हम देख रहे हैं पी नॉट इंटू XA तो यहां भाई हम टोटल प्रेशर अगर कहीं दिया जाए तो हम उसके मोल फ्रैक्शन से फर्दर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसका यूज अपने को पड़ेगा नहीं। ये फार्मूला याद जरूर रखिए कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। लेकिन आपको यहां पर क्या देखना है कि जब भी ये पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो प्योर सॉल्वेंट स्टेट में उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर। अब यहां पर ये वाला केस हो गया जब दोनों ही वेपर बना रहे थे, सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन सपोज कि अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वेपर प्रेशर अब नहीं होगा, इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वहां पर वैल्यू क्या हो गई जीरो। और जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो भाई साहब क्या बचा, जो कुछ आएगा वो किसकी वजह से आएगा जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा भाई सल्यूट की वजह से आएगा। तो ये हो गया केस कौन सा सेकंड वाला, और ये वाला केस कौन सा हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जब नॉन वोलेटाइल आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट लिया है, ओके ओके ओके, सल्यूट को अपन लोग मान के चल रहे हैं B से, तो B की वजह से हो गया जीरो, इसका मतलब जो कुछ आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। हमने क्या लिया है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, इसका मतलब सल्यूट की कंपोनेंट जो B कंपोनेंट है वो जीरो हो गया, और ये पूरा कंपोनेंट जब जीरो हो गया भाई तो जीरो होने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया सोल्यूशन का जो भी प्रेशर आया वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया सॉल्वेंट की वजह से। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो सोल्यूशन का प्रेशर आया वो क्या है पी नॉट ए, मतलब प्योर सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। तो ये राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन आ गया आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब है कि जब भी किसी सोल्यूशन को मिक्स करें और मिक्स करने में वहां पर कुछ भी चेंज ना हो। चेंज होने का मतलब कि जैसे आप कोई सल्यूट ले रहे हैं, सपोज एक कंपोनेंट A2 है, दूसरा कंपोनेंट B2 है, और मिक्स होने के बाद ये क्या बनाए AB, क्या बनाए AB। जरा ध्यान से देखिए, इसके बीच कुछ इंटरेक्शन होगा, A और A के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, B और B के बीच में अपने मॉलिक्यूल के बीच कुछ इंटरेक्शन होगा, और जब ये मिक्स हुआ तो मिक्स होने के बाद ये और B के बीच में इंटरेक्शन हुआ। ठीक है। अब सपोज कि A और A के बीच जो भी इंटरेक्शन है, B और B के बीच जो भी इंटरेक्शन है, मिक्सिंग से पहले सॉल्यूशन में आपने ये भाई अलग अलग हैं अभी, और जब मिक्स कर दिया तो मिक्स होने के बाद ये यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, मतलब ये मॉलिक्यूल A2 B2 मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन में आया और AB हो गया। ऐसे केस में क्या हो, अगर इंटरेक्शन की बात करें और इंटरेक्शन दोनों ही केस में, जैसे
ये और ये के बीच जो भी इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच जो भी इंटरेक्शन है, वो मिक्सिंग के बाद ए और बी के बीच में भी इंटरेक्शन वही रहे, मतलब इंटरेक्शन में कोई चेंज ना आए, तो हम लोग वहां बोलेंगे कि भाई ये वाला केस किसके लिए पॉसिबल है, आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए। आ रही बात समझ में? ये हो गया आइडियल सोल्यूशन का केस। अब आप समझो जरा, अगर यहां पर ऐसा केस आता है तो पहली बात आप इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है याद करना। कैसे सोचोगे, जैसे सेम पोलैरिटी के सोल्यूशन हो। सेम की बात करें, जैसे ऐसे केस में आप देख सकते हो कि भाई आपने ले लिया नॉर्मल हेक्सेन और आपने ले लिया नॉर्मल हेप्टेन। लो भाई, ऐसा हो गया ना कि सब एक ही जैसे लग रहा है। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन दोनों का नेचर एक जैसा है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, सेम पोलैरिटी का है। जैसे भी इंटरेक्शन पहले रहा होगा वैसा इंटरेक्शन बाद में रहेगा। सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। सपोज कि आपसे एग्जांपल हमने दिया बेंजीन और टॉल्विन। अब बेंजीन को देखो एरोमेटिक रिंग वहां भी है, और अगर आप टॉल्विन देख रहे हो तो टॉल्विन में बस एक कार्बन बढ़ गया है। तो इनके बीच भी इंटरेक्शन, जो पहले बेंजीन में अलग अलग इंटरेक्शन रहा होगा, टॉल्विन में अलग अलग इंटरेक्शन रहा होगा, मिक्सिंग के बाद भी इंटरेक्शन वही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन वही। दूसरी बात, जब भी आइडियल सोल्यूशन होगा तो गिवन जो टेम्परेचर होगा उस केस में यहां पर मिक्सिंग जब करेंगे डेल्टा वी, तो डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये जीरो। चेंज नहीं आने का मतलब चेंज जीरो है यार, चेंज जीरो है। ठीक है, वॉल्यूम जैसी भी है। ऐसे ही कोई भी यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब बी मिक्सिंग भी जीरो, नो चेंज। एनर्जी चेंज देखें वो भी क्या हो गया, जीरो। ये सब बात कर रहा हूं आइडियल सोल्यूशन के कंडीशंस की। जब भी आपसे पूछा जाए आइडियल सोल्यूशन क्या है, तो पहले आप डेफिनेशन बताएंगे कि आइडियल सोल्यूशन ऑल कंसंट्रेशन पे, मतलब एक रेंज होगा कंसंट्रेशन पे, उस रेंज गिवन टेम्परेचर पे, सभी कंसंट्रेशन रेंज पे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। अब राउल्ट्स लॉ अभी आपने पढ़ा, तो राउल्ट्स लॉ में आपने ये देखा है कि वहां पर हम लोगों ने सल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर देखे थे। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ को हर एक कंडीशन पे अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। क्लियर? अब जरा देखिए, अगर यही केस हम बात करें, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, अगर यही केस बात करते हैं नॉन आइडियल के लिए, तो नॉन आइडियल में क्या खास बात हो जाएगी। नॉन आइडियल में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जो ये और ये के बीच में है और बी और बी के बीच में है, ये इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा किसके, ये और बी के इंटरेक्शन के। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई, यहां जो भी इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब या तो ये इंटरेक्शन ये ज्यादा हो सकता है या ये इंटरेक्शन कम हो सकता है। अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, पहले हम नॉन आइडियल का केस ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव निगेटिव बताते हैं। तो अगर यहां पर ये इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल। दूसरी बात, जब भी इसमें मिक्सिंग करोगे तो वॉल्यूम भी जीरो अब नहीं होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ ना कुछ आएगा, या तो वॉल्यूम इंक्रीज करे या वॉल्यूम डिक्रीज करे। ऐसे ही एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, मतलब डेल्टा जो मिक्सिंग है ये भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएंगी क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। इंट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, मिक्सिंग कुछ ना कुछ होगी तो उसकी वजह से वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, एनर्जी में चेंज आएगा, और ये राउल्ट्स लॉ को किसी भी कंडीशन पे फॉलो नहीं करेंगे। ये सोल्यूशन कैसे हो जाएंगे, नॉन आइडियल। अब देखते हैं जरा, अगर ऐसा हो कि जो ए बी इंट्रैक्शन है, ये ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा हो किससे, ए वाले से और बी बी वाले से, तो ऐसे केस में जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो अब क्या होगा कि इंटरेक्शन ज्यादा होने से यहां पर जो भी प्रेशर होगा, अब वो प्रेशर उतना नहीं बनाएगा जितना प्रेशर पहले बना रहा था। तो यहां इंटरेक्शन जब ज्यादा होगा तो समझिए कि मॉलिक्यूल में बहुत क्लोज फोर्स हो गया। ऐसे केस में सल्यूट और सॉल्वेंट जब आप ये मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है ये निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। मतलब ये लाइन सीधी वाली थी
और यहां से अगर आप देखेंगे, आप रिकॉर्डेड वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हुए चलिए, क्योंकि हर एक चीज तो तुरंत नहीं रिवाइज हो सकता। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए ये जो हमने नीचे ड्रॉप लाइन दिखाई है, ये ड्रॉप लाइन क्या है, निगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। निगेटिव डेविएशन क्यों, पहले ये फ्री स्टाइल में है मॉलिक्यूल, तो ज्यादा वेपर प्रेशर बना रहे हैं, ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, मतलब कंपोनेंट ए की वजह से ये प्रेशर थी पहले वाली लाइन, और ये रेड वाली लाइन जो हम बता रहे हैं, इधर वाली हटा लेते हैं पहले, लोग दोबारा से बना रहे हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन बना रहे हैं, अब देखना जरा ध्यान से, ये बना रहे हैं हमने उसमें दोनों येलो से बना है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। देखो जरा, तो पहले ए की वजह से जो भी आया, पहले ए की वजह से जो भी वेपर प्रेशर आया वो सीधी लाइन है, बी की वजह से जो भी वेपर प्रेशर आया वो रेड वाली लाइन है। इसका मतलब वेपर प्रेशर कुछ था, पहले की केस है जब वो आइडियल रहा होगा। अब मिक्सिंग हुआ, और मिक्सिंग होने के बाद इसका इंट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच हो गए। तो अब क्या हुआ कि वहां अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो अब वो जल्दी से वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो, जब जल्दी ये वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये अब शो कर रहे हैं डेविएशन कैसा, डाउनफॉल वाला, मतलब ये डेविएशन क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। कैसा हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर ये इंट्रैक्शन ये वाला ज्यादा है और ये वाला इंट्रैक्शन कम हो गया, तो जब ये इंट्रैक्शन कम हो गया, तो इंट्रैक्शन कम हो गया मतलब मॉलिक्यूल को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं है, फ्री स्टाइल में है, तो इंट्रैक्शन कम होगा, तो वहां पर वेपर प्रेशर फटाफट बनेगा, और वेपर प्रेशर जब बहुत ज्यादा बनेगा तो ये एक्सिस से ऊपर शो करेगा, और उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो ओवरऑल यहां पर देखो सोल्यूशन का भी डेविएशन कैसा आएगा, निगेटिव। और जब यही पॉजिटिव वाली बात होगी तो इस ग्राफ को बच्चे समझ नहीं पाते हैं जल्दी, आप ध्यान से देखें जरा। अब ऐसे हमने बनाया, अब डेविएशन दिखाना है, तो डेविएशन क्या होगा कि जो भी है, अब यहाँ इंट्रैक्शन जब का हो गया, कम हो गया, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो ये वेपर प्रेशर पहले है एक कंपोनेंट का और ये दूसरे कंपोनेंट का, तो ये भी डेविएशन शो करेगा, और जब ये भी डेविएशन शो करेगा तो ओवरऑल डेविएशन जो सोल्यूशन का होगा वो भी क्या आ जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो शॉर्टकट में फिर फटाफट ऐसे ही देखेंगे। तो आपको ये आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का डेफिनेशन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में, नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेविएशन कैसे शो कर रहा है, और उनके एग्जांपल लर्न करके चलना है। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जरूर करिए। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, पहली बात यही हम समझें, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया यही, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले अगर देखते हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको अभी हमने समझाया था। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए इससे पहले हमने कहा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो देखिए क्या होगा, यहां पर हम लोग देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यहां से कंपेयर करने के लिए बहुत आता है। तो यहां पर आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बच्चे समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आया ये भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही जो हमारे पास फोर्थ आया ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो गया इसको देखेंगे। तो इन सब केस में जरा आप ध्यान से समझें, ये सब किसकी वजह से चेंज होगा, ये सब चेंज होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स के आने से। अगर हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूट आया था इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ।
ऑस्मोटिक प्रेशर के भी बात करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सल्यूट के आने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब सल्यूट के आने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है और डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये डिपेंड किस पे करती हैं, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाई नॉन वोलेटाइल सल्यूट। बच्चे अभी हमने समझाया था थोड़ी देर पहले ही, और इस पूरे बात को हमने वहां पर आपको समझाया। अब हम यहाँ लिख रहे हैं वही बात। देखो हमने क्या कहा था कि पी नॉट जो होगा वो ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब हमने पी नॉट के रिस्पेक्ट में बता दिया तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। तो अगर हम सल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखें तो एक्स बी क्या हो जाता है, एक्स बी हो जाता है उसका मोल अपॉन सबका मोल। तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सपोज कि अगर यहाँ एन बी बहुत कम हो, मतलब सल्यूट बहुत कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो। अगर सल्यूट बहुत कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हम जो नीचे एन बी है उसको छोड़ देते हैं। मतलब सल्यूट का अमाउंट अगर बहुत कम हो जाए, सल्यूट के मोल बहुत कम हो और एन ए बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में एक्स बी इक्वल टू क्या कर लेना, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, तो हम यहाँ अब इस फार्मूले में इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। फर्दर एन बी अपॉन एन ए को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, मोल है ना, मोल निकालने का क्या तरीका था, उसका जो मास होगा वो, तो डब्ल्यू बी, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन उसका मोलर मास डिवाइड बाई सॉल्वेंट के लिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पर और कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी नॉट और अपॉन पी नॉट। तो इस तरीके से ये फार्मूला यूज करके जहाँ पर हो सकता है सल्यूट का मास पूछा जाए या सॉल्वेंट का मास पूछा जाए, तो रिलेटिव लोअरिंग से यहाँ पर ये क्वेश्चन हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये फार्मूला बहुत यूज में आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि हम इसको क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ पर Na को, क्योंकि Na बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसके कंपेयर में सल्यूट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इस केस में ये ड्रॉप कर देंगे वहाँ से, तो ये आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखें क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर आपको एक फिनोमेना ये देखना है, इस केस में आपको यहाँ पर हम ऐसे बहुत नॉर्मल सा ये बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे। देखो जरा बस कंसेप्ट को समझ जाओ। ये है एसपीएम, एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये एक सोल्यूशन हम यहाँ बना रहे हैं ऐसा, ये देखो जरा ध्यान से, दोनों तरफ ऐसा बना दिया हमने। अब ये दोनों ही हमने सोल्यूशन बनाया। एक सोल्यूशन में हम सल्यूट मिला रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा सल्यूट, हमने ये रेड वाले सब सल्यूट मिला दिए, और एक ये है। तो सल्यूट के मोल कहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में सल्यूट के मोल ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन ए वाले में, ए कंपोनेंट में, और बी कंपोनेंट में मोल कम दिख रहे हैं। जरा ध्यान रहे, जब भी ऐसा हो तो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, लो कंसंट्रेट हो गया, मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, लो कंसंट्रेट है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और ये कैसा है, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन है। समझिएगा कि जब भी कभी मूवमेंट होगा एसपीएम के थ्रू तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और सॉल्वेंट चलेगा। अब देखिए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, लेकिन अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट का मूवमेंट है लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है।
लेकिन इसका फ्लो ना हो, इसलिए इधर वाले पार्ट पे एक अलग से प्रेशर लगा दो। जैसे इस पे अलग से प्रेशर लगाओगे, ये प्रेशर इतना लग जाए कि जो सॉल्वेंट उधर से आ रहा था वो जस्ट रुक जाए, बस फ्लो ना हो। तो जो इधर से सॉल्वेंट आ रहा था जस्ट उसको आप रोक दीजिए, इतना प्रेशर आप लगा दीजिए, तो वो पर्टिकुलर प्रेशर जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे, टू चेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको याद रहे बच्चों, एक यहां पर फार्मूला आपको याद करना है, और इस फार्मूला देखिए कैसे आता है। आप जानते हैं पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अगर आप इस P को देखें तो ये N अपॉन बी इक्वल टू ये N अपॉन बी इंटू आर टी। तो P को यहाँ हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और N अपॉन बी हो गया कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। ये जो R है इसको हम यहाँ सोल्यूशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और T हो गया टेम्परेचर। तो फार्मूला आपके पास बच्चे क्या आ गया, पाई इक्वल टू CST। ठीक है, पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, पाई आ गया आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और आपके पास सारी बातें आप जानते हैं। C क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें, इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर। S क्या हो गया यहाँ, जैसे वहां गैस कांस्टेंट है ऐसे इसे क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, सोल्यूशन कांस्टेंट। ये सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो वहां थी वही यहाँ पर है, प्रेशर की बात है तो इसलिए यहाँ S की वैल्यू लीटर एटीएम वाली ही यूज करेंगे, 0.0821। ठीक है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये हो गया सोल्यूशन कांस्टेंट की यूनिट। टी क्या हो गया, टेम्परेचर, तो टी आ गया टेम्परेचर, और ये आप ध्यान रखें किस में रखेंगे बच्चे, केल्विन में, इन केल्विन। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं तो जैसे हमने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो अगर आपने इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया, इक्विमोलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपके पास है, और आपने लिया NaCl और आपने दूसरा लिया MgCl2, सबका इक्विमोलर कंसंट्रेशन, और तीसरा आपने लिया यूरिया, और फोर्थ आपने ले लिया, फोर्थ आप ले लेते हैं, चलिए AlCl3 ले लेते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस में होगी, या हम कहते हैं कि सबसे इक्विमोलर सॉल्यूशन है, आपसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ देखने को मिलेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये यूरिया है, इक्विमोलर है, मॉलिक्यूल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ये तीनों ब्रेक हो जाएंगे। NaCl को ब्रेक करोगे तो 1 मोल सोडियम कैटायन, 1 मोल क्लोराइड एनायन, तो 2 मिला यहाँ पर पार्टिकल। इसमें देखोगे तो 2 क्लोराइड 1 मैग्नीशियम, तो कितना मिलेगा 3, और यूरिया में तो 1 ही रहेगा, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, आपको ये देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यूरिया का कितना कंसीडर होगा, 1। अगर इसको देखोगे तो Al का 1 और क्लोराइड का 3, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ देखने को मिला, AlCl3 में। तो अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन लेके चलोगे तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ देखने को मिल जाएगा, AlCl3 में। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाना है, खूब प्रैक्टिस करना है। अब देखो जरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे ही यहाँ पर आप सॉल्वेंट लेकर रखते हैं और इसमें जैसे ही आप कोई सॉल्यूट मिलाते हो बच्चे, ये सॉल्यूट जैसे ही आप इसमें मिलाओगे, सॉल्यूट मिलाते ही इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से अब आपको पहले से ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है। तो जब पहले से ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे, ये सॉल्वेंट लिया था और इसमें आपने मिलाया है, कुछ सॉल्यूट मिलाया है, सॉल्यूट के लिए अगर हम यहाँ थोड़ा सा रेड कलर का डॉट ले लेते हैं तो ये यहाँ पे सरफेस पे आ जाता है।
और ये अपना क्या करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है अब आपको ज्यादा देना होगा। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट के केस में जो भी टेम्परेचर था उसे हमने कहा टी नॉट। तो टी नॉट जो भी है, अब आप जैसे इसमें सल्यूट मिलाए तो ये सोल्यूशन का हो गया टेम्परेचर। तो टी नॉट पहले जो था वो कम था, सल्यूट जब आपने मिलाया तो सल्यूट के मिलते ही सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। इसका मतलब आप यहां से टीएस को देखोगे तो टीएस है ज्यादा और टी नॉट है कम। तो सल्यूट के आने से कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, इस चीज को हम देखेंगे डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा टी है यही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना हो गया, ये कैसे निकला, डेल्टा टी से। तो इस डेल्टा टी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। कुछ बच्चे यहाँ पर बड़ा अच्छा गलती करते हैं, और अच्छा क्या गलती करते हैं, वो मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी लेके चल देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रहे, यहाँ मोलैलिटी है, हमने बहुत अच्छे से अभी आपको रिवाइज कराया है मोलैलिटी का कंसेप्ट। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए टीवी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ भी डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी अगर ये हटाएं तो एलिवेशन का कांस्टेंट आ गया इनटू मोलैलिटी को n से। m वाला फार्मूला वहाँ पर पूरी बात बता दी है कि वहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट और ये सॉल्वेंट का मास, और n को अगर आप वहाँ रिप्लेस करे थे तो वहाँ पर W अपॉन मॉलिकुलर वेट, और यहाँ पर क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर वहाँ पर ये हम कहते थे कि ये ग्राम में होता तो वहाँ पर आपको 1000 से हमने सिखाया था मल्टीप्लाई करना। तो ये पूरा फार्मूला अगर यहाँ रखें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू, अब बताइए ये आएगा W और इंटू 1000, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया आपका मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट mb इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन होगा। तो सॉल्वेंट को a से रिप्रेजेंट किया, और ये मोलर मास है सल्यूट का, और ये जो मास दिया है ये सल्यूट का मास गिवन होगा। ये मोलर मास हो गया mb, और w ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन होगा, w क्या है, सल्यूट का मास। क्लियर। तो इस तरीके से डेल्टा टीबी निकालेंगे। अब ये डेल्टा टीबी आया किसका, सॉल्यूशन में एलिवेशन कितना हुआ है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहां ये ध्यान रखना है कि कहीं प्योर सॉल्वेंट का क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है कि टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कभी कभी कुछ लोग सेल्सियस में टेम्परेचर निकाल लेते हैं, ये सब ध्यान रखना है। अगर प्योर सॉल्वेंट का पूछ रहा है तो टी नॉट, सोल्यूशन का पूछ रहा है तो टी एस, तो डेल्टा टीवी से रिलेट करेंगे क्योंकि ये डेल्टा टीवी निकल रहा है। इसी को कुछ बच्चे आंसर बता देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन सी बात आपसे पूछी जा रही क्वेश्चन में, क्योंकि आपने सब कुछ किया और गलती से थोड़ी सी चीज के लिए आपका आंसर अगर गलत हो जाए तो फिर जितना आपने मेहनत किया वो सब बेकार हो गया। तो ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, जैसे ही आप सल्यूट मिलाओगे तो वहां पर एलिवेशन वाले में बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है और यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है और यहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जब डिक्रीज करेगा तो टी नॉट और टी एस को देखें तो टी नॉट ज्यादा होगा, टी एस कम होगा, है ना। क्या कह रहे हैं कि सल्यूट के आने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन क्या हुआ, डिप्रेशन हो गया डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ जो डिप्रेशन हुआ वो कितना हुआ, सल्यूट आया तो सरफेस एरिया डिक्रीज हुई, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो भाई पहले उसका जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो ज्यादा था और अब ये क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, टी नॉट माइनस टी एस। ध्यान रहे, कंसेप्ट को समझना है। अगर पैरेट बनेंगे तो नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट को समझ के चलो। क्योंकि डेल्टा टीवी अभी निकाला था बच्चे, तो डेल्टा टीवी में आपने क्या देखा था, सॉल्यूशन से किया था। कुछ बच्चे इसको फार्मूला समझ के याद करते हैं, अरे ये फार्मूला थोड़ी है, तो कंसेप्ट है ना। क्या फार्मूला इसमें, जब डेल्टा टीवी निकाल रहे थे तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज कर रहा था, और जब तुम फ्रीजिंग डिप्रेशन निकाल रहे हो
तो वो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो पहले वाला ज़्यादा है, अब वाला क्या हो गया, कम हो गया, मतलब T0 माइनस Ts। क्लियर। ऐसे ही अब हम यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, अब ये फार्मूला आ गया और मोलैलिटी को वहाँ से हम लोग फिर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया बच्चों। अब आप इन पे क्वेश्चन जरूर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन बच्चों को वीडियो आप पहले देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर डाउट्स रहे तो आप तुरंत आप ईमेल के थ्रू क्वेश्चन भेजिए, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ अपने लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका मतलब पार्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए। जरूर आप हम लोगों के साथ 100% रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। 100% रिजल्ट आना आपका फिक्स है, बस आपको रेगुलरिटी और अपने आप में डिसिप्लिन बना के रखना है, ये सबसे जरूरी बात है। 100% आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।